हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक नए सेट प्रैक्टिस लेकर। ये ईडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 जिसका एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को निश्चित किया गया है। आज ईडू संधान का फ्री सेट नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसको 25/9/2022 को हम लोगों को ईडू संधान के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। एक क्वेश्चन हुबहू सारे सेट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से हुबहू एक क्वेश्चन दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक देखिए और नंबर प्लीज कमेंट के तौर पर शेयर कीजिएगा कि कितना मार्क्स आ रहा है। ईमानदारी पूर्वक इस सेट को लगाएं। चलिए बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये फ्री सेट 3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिली के युद्ध स्थान पर आया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिली के स्थान पर हराया था? तो हराया था आंसर बी, थॉमस बेस्ट, आंसर बी। नेक्स्ट है दूसरा, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो किए थे गुरु अर्जुन देव, आंसर सी। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो ये पहले ऑप्शन देखिए, इब्न बतूता, ट्रेवनियर, अल्बरूनी, मनुची। तो निम्न यात्री जो भारत आए थे इसमें आंसर डी यानी 3 नंबर पहले अल्बरूनी, 1 इब्न बतूता, 2 में ट्रेवनियर, 4 में मनुची। 3 का आंसर डी। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर में से किस शैली में स्थित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में स्थित है? तो ये नागर शैली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। इस शैली के मंदिर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच बने हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो अब हड़प्पा जो रावी नदी किनारे स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के अवशेष पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित हैं, जबकि कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तथा लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। ये सारे नदी से भी क्वेश्चन, कौन सा स्थान नदी किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगन घाघर नदी किनारे। ये सारे इंपॉर्टेंट को फैक्ट हैं, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, रमौसी विद्रोह किस रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रमौसी विद्रोह किस रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो हुआ था, आप देख सकते हैं ऑप्शन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी भारत। तो पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो रमौसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, आंसर सी। रमौसी विद्रोह 1822 से 1826 ईस्वी का केंद्र पूना के पास था। यह विद्रोह मराठा जाति के रमौसी किसानों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 1917 से 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिए थे? तो लिए थे ऑप्शन, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग,
मजदूर वर्ग, आम जनता। तो ए लिए थे मजदूर वर्ग, आंसर सी। 17 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, आप देख सकते हैं। बी ऑप्शन है सहायक संधि 1863 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त 1833 में। ब्रिटिश नायकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1883 में। तो इसमें कौन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है, आप देख सकते हैं आंसर सी सही नहीं है। 8 का आंसर सी। बक्सर क्यों 1764 ईस्वी में, सहायक संधि 1863 ईस्वी में। लेकिन सहायक संधि 1798 ईस्वी में देता है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऐसे बोर्ड की तरफ से आंसर सी दिया हुआ। मेरे हिसाब से सहायक संधि 1798 ईस्वी में होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम कौन होगा। तो घटता हुआ क्रम आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, CFC। आप याद रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, CFC। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था पेरिस में, आंसर सी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका। तो किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका सकल घरेलू उत्पाद, बी में निवल घरेलू उत्पाद, सी में निवल राष्ट्रीय उत्पाद, डी में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, आंसर डी। 12 है, मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित है। तो मुद्रास्फीति की दर किस पर आधारित है। तो मुद्रास्फीति का दर भारत में मुद्रा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध शून्य है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है, आंसर सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है। म्यांमार की राजधानी नाय पियोटा है, आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी नाय पियोटा है। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से संबंधित है, जिसकी तादाद बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिण गंगा से संबोधित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसका उपनाम है। तो बिहार केसरी किसका उपनाम है। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, आंसर बी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बाबू और बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। बिहार केसरी को श्री कृष्ण के उपनाम से और बाबू भी कहा जाता है श्री कृष्ण को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किसके साक्षण संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन किसके साक्षण संबंधित है। तो इस नम भूमि से आर्द्र भूमि से संबंधित है। अभी भारत में कुल 75 आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था। हाल में भारत
कि 11 नई अर्धभूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक 14, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान, उत्तर प्रदेश में 11 अर्धभूमि है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखें। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में बिखरे अर्धधातुरीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगें निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड में बिखरे अर्धधातुरीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगें निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्वार्ट्स कहा जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है? तो निम्न में से किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है? तो किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है? तो शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है। मैक्सवेल शुक्र ग्रह की सर्वोच्च बिंदु शिखर है। हाल ही में इसरो ने दिसंबर 2024 में वीनस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वातावरण में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जिनकी प्रकृति विषाक्त और सक्षक है का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है? तो निम्न में से किसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है? डायरेक्ट आप लोग को आंसर याद होगा, भूमध्य रेखा को बृहद वृत्त कहा जाता है। बृहद वृत्त हमेशा पृथ्वी की आधे भाग से विभाजित करता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा एक बृहद वृत्त रेखा है। यह पृथ्वी की ओर और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में कर्क रेखा 23.5 डिग्री और दक्षिणी भाग में मकर रेखा 23 डिग्री पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है 21 कालपोंग जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में, गोवा में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, भूटान में। तो कालपोंग स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सी। नेक्स्ट है किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानों में नारायणी कहा जाता है? तो किस नदी को नेपाल में शालिग्राम या मैदानों में नारायणी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन देख सकते हैं, कोसी, गंडक, काली, त्रिशूली। तो ये बी गंडक कहा जाता है। ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को निम्न में से कौन सी रेखा अलग करती है? तो ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को निम्न में से कौन अलग करती है? तो ये करती है मेन बाउंड्री फॉल्ट। आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सारे यहाँ से क्वेश्चन बोर्डिंग से आता है। लघु हिमालय, महान हिमालय एवं को ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को निम्न में से कौन सी रेखा अलग करती है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय शिवालय के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट, सॉरी गलती हो रहा है यहाँ पर, माफ़ी कीजिएगा, माफ। ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को निम्न में से कौन सा रेखा अलग करती है? तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को हिजलान या सचर जोन अलग करती है। आंसर सी इसका होगा। महान हिमालय में लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। लघु हिमालय में शिवालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। शिवालिक तथा विशाल मैदान के मध्य भाग को हिमालय फ्रंट फॉल्ट अलग करती है। ए हुआ सही। नेक्स्ट है 24 तावा परियोजना जम्मू कश्मीर, तेलैया परियोजना झारखंड, कुंडा परियोजना मध्य प्रदेश, बंगलिहार परियोजना तमिलनाडु। तो इसको सम्मिलित करना है। आंसर ए तावा परियोजना मध्य प्रदेश, तावा परियोजना मध्य प्रदेश में, तेलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड में, कुंडा परियोजना तमिलनाडु और बंगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 25 भारत की प्रथम क्राउड फंडेड लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया फिल्म कौन थी? तो भारत की प्रथम क्राउड फंडेड लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया चंदा फिल्म थी, वो फिल्म थी
मंथन, आंसर डी। नेक्स्ट है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो एक स्थित है रोम में, आंसर बी। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो सी। नेक्स्ट है नॉट जस्ट ए अकाउंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है उर्जित पटेल, आंसर सी। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति भवन निम्न से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो त्रिमूर्ति भवन निम्न से किस व्यक्ति संबंधित है? तो संबंधित है जवाहरलाल नेहरू, आंसर सी। त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में स्थित है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सरकारी आवास हुआ करता था। इसके समक्ष गोल चक्कर पर 3 मूर्तियां हैं, जिनका भारत और इजराइल के इतिहास से बहुत ही गहरा संबंध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चौकपूर्णा किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो चौकपूर्णा किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो ये है आंसर है उत्तर प्रदेश की। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की प्रमुख कला है। 31 है निम्न में से किस दार्शनिक ने नीति शास्त्र को न्याय का ही विवेचन माना था? तो निम्न में से कौन दार्शनिक थे जो नीति शास्त्र को न्याय का ही विवेचन माना था? तो ये माने थे प्लेटो, मैकेंजी, कांट, सुकरात। तो ये प्लेटो माने थे, आंसर है। नेक्स्ट है प्रत्येक अधिकार अपने साथ दुख लाता है, खुशी लाता है, सुस्त बनाता है, कर्तव्य की बाधा लाता है। तो कर्तव्य की बाधा लाता है, कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं। प्रत्येक अधिकार अपने साथ कर्तव्य की बाधा लाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 33 है 1971 इसमें इंग्लैंड और भारत के बीच हो रहे टेस्ट मैच के अंतिम दिन भारतीय दर्शक किस जानवर को लेकर स्टेडियम पहुंचे थे? ये लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 इसमें इंग्लैंड और भारत के बीच हो रहे टेस्ट मैच के अंतिम दिन भारतीय दर्शक किस जानवर को लेकर स्टेडियम पहुंचे थे? तो कौन सा जानवर था? हाथी का बच्चा था, आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो हाल ही में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो किया गया है सऊदी अरब, आंसर सी। जवाद का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया है। जवाद चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया है। जवाद का अर्थ उदार या दयालु होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 35 देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? तो भारत के पहले CDS कौन थे जो फेमस, अभी उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिपिन रावत, आंसर सी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, बंधन बैंक, भारतीय मुद्रा बैंक। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक को दर्जा दिया गया है, आंसर ए। नेक्स्ट है थीथर क्या है? थीथर क्या है? पनडुब्बी है, इलेक्ट्रिक कार है, क्रिप्टो करेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो थीथर है एक क्रिप्टो करेंसी है, आंसर सी। नेक्स्ट है 38 देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़। तो आंध्र प्रदेश में, आंसर बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्लाइपो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया। तो भूटान का पुरस्कार है जिसको मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 20 अप्रैल स्वतंत्रता संग्राम 2022 में भारत का स्थान। तो
तो 20 प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत का स्थान 150वां, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है 41, प्रसिद्ध पार्श्व गायक सुवर्णा का संबंध किस भाषा से है? तो प्रसिद्ध पार्श्व गायक सुवर्णा का संबंध किस भाषा से है? तो ये भाषा तमिल, असमिया, बंगाली, कन्नड़। तो ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है सुवर्णा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो क्षेत्रीय कार्यालय जकार्ता में, नई दिल्ली, बैंकॉक में, कैनबरा में। तो आंसर बी नई दिल्ली में स्थित है। 43, हाल ही में इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ए प्रथम NGO को सम्मानित किया गया है, जो एक संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के लिए इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार NGO प्रथम को दिया गया है। प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 44, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। यह पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व से, पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने से 6 माह के अंदर। तो ये पद ग्रहण करने की तारीख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा पद ग्रहण करने की तारीख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से अवधि प्रतिवेदन विभाग करके। तो ये आप देख सकते हैं। तो संसदीय समितियों के माध्यम से आंसर है। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती? तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो आंसर डी, राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सभी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 47, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है? तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है? तो लाया जाता है अन्याय क्षेत्राधिकार, बी में अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी में परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लाया जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय कानून 1966 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा किया गया है। 48 का आंसर सी। नेक्स्ट है 49, भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में कौन शामिल नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, कारागार, दंड प्रक्रिया संहिता। तो राज्य सूची में कौन सा नहीं है? तो 49 दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। पुलिस राज्य सूची में शामिल है, कानून और व्यवस्था शामिल है, कारागार शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में शामिल नहीं है, ये समर्थित सूची में शामिल है। नेक्स्ट है 50, निम्नलिखित में से किस
किन आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा? तो सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। तो किसका संबंध है जो केंद्र राज्य संबंध से नहीं रहा? तो आप देख सकते हैं, तो आंसर ए यानी 3 जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है, इसका केंद्र और राज्य संबंध से संबंध नहीं रहा। सरकारी आयोग का संबंध था, राजमन्नार समिति का है, पुंछी आयोग का है। यहाँ से 51 से लेके 75 तक मैथ का क्वेश्चन है। आप मैथ 21 से 22 आसानी से सोल्व कर सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन इसका बहुत टफ रहता है, इसे ध्यानपूर्वक लगाइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे मनोबल बढ़ता है, ताकि मैं डेली एक वीडियो सोच रहा हूँ कि डेली 2 वीडियो आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराया जाए। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तो मनोबल बढ़ेगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानव के क्रोमोसोम में कितना जोड़ा लिंग सूत्र पाया जाता है? तो मानव के क्रोमोसोम में कितना जोड़ा लिंग पाया जाता है? तो कितना जोड़ा लिंग पाया जाता है आप देख सकते हैं। आंसर बी 1 जोड़ा। मानव के क्रोमोसोम में कितना जोड़ा लिंग सूत्र पाया जाता है जिससे संतान का निर्धारण होता है, उसी को पूछ रहा है। तो 1 जोड़ा पाया जाता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े होते हैं, 46 आप जानते हैं। इनमें से 22 जोड़े अलिंग सूत्र होते हैं और 1 जोड़ा जो संतान को निर्धारित करता है वो होता है। तो 1 जोड़ा इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक है। इसमें 23 जोड़ा नहीं, 1 जोड़ा होगा सिर्फ। 27 है, मास्ट कोशिकाओं से किस रसायनों के निकलने के कारण एलर्जी होता है? तो मास्ट कोशिकाओं में किस रसायन के निकलने से एलर्जी होता है? तो एलर्जी होता है ए हिस्टामिन के निकलने से एलर्जी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स के परीक्षण हेतु काम आने वाला एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स के परीक्षण हेतु काम आने वाला एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? तो लिसा का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, आप याद रखें। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे आप देख सकते हैं। आप इसे बढ़िया से याद कर सकते हैं। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोड से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोड बनाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटिन किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटिन किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? तो ये करता है एड्रियन ग्रंथि को उद्दीपित करता है। आंसर बी। नेक्स्ट है, लेग हॉर्न किसका उन्नत नस्ल है? तो लेग हॉर्न किसका उन्नत नस्ल है? भेड़ का, सुअर का, बत्तख का, मुर्गी की। तो लेग हॉर्न किसका उन्नत नस्ल है? तो लेग हॉर्न किसकी? तो ये मुर्गी की नस्ल है। आंसर डी। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित फसल और किस्मों को सम्मिलित करें। तो सम्मिलित करना है, एक फसल है, एक दर किस्म है। तो सरसों, हिमगिरी, लोबिया, पूसा कोमल, मिर्च, पूसा स्वर्णिम, गेहूं, पूसा सदाबहार। तो ये सम्मिलित करना है, तो आप सम्मिलित कर सकते हैं। आंसर सी, गेहूं, हेमगिरी। सरसों, पूसा स्वर्णिम, लोबिया, पूसा कोमल, मिर्च, पूसा सदाबहार। इंपॉर्टेंट है। 82 है, पौधों में प्रकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। तो पौधों में प्रकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है बीटी। ऑप्शन ए में बीटी है, बी में सीटी है, सी में डीटी है, डी में जेटी है। तो पौधों में प्रकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, इसका आंसर ए। आंसर ए। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जैसे बेसिलस थुर्निएंसिस, संक्षेप में बीटी कहते हैं, से निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट याद रखें इसे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है
आप देख सकते हैं सरोपकारिता में दोनों जातियां का लाभ होता है, अस्पर्धता में दोनों को हानि होती है, परजीवता में केवल एक जाति का लाभ होता है, परभक्षण में दोनों जातियों को लाभ होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं 83 का डी, परभक्षण में दोनों जातियों को लाभ होता है, नहीं, परभक्षण में दोनों जातियों को हानि होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 है, परागण की आंतरिक भित्ति को क्या कहा जाता है? तो परागण की आंतरिक भित्ति को क्या कहा जाता है? एक्जाइन, इंटाइन, जर्म पोर्स, वेजिटेटिव सेल। तो परागण की आंतरिक भित्ति को कहा जाता है इंटाइन, आंसर बी। साइंस के सब क्वेश्चन बहुत टफ है। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने पदार्थ को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि एक कण समानता संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं? तो ये कहे थे फकुधा कात्यायन, आंसर ए। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शोर, नोट, टोन, गुणता। तो ये नोट कहा जाता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को नोट कहा जाता है। 87 है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल किस मूल के वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी थे? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल किस मूल के भौतिक विज्ञानी थे? तो ये थे ब्रिटेन के, आंसर ए। 88 है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक ए 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, आंसर ए। 90 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो ये 1/1837, ऑप्शन में 1/1000, 1/100, 1/3000। तो 1/1837 यानी लगभग में 1/2000, आंसर सी कर सकते हैं। 90 का आंसर सी। आवर्त सारणी में क्रमशः कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी मेंडलिक द्वारा, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलिक द्वारा 1913 से प्रदान किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उदारक स्थान जिसको समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है? तो निम्न से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है? तो ये है कार्बोक्सिलिक समूह है, आप याद रख सकते हैं, आंसर डी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह COOH है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप याद रखें। कीटोन, CO को कीटोन कहा जाता है, CO को कीटोन कहा जाता है। CHO को एल्डिहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? तो निम्न से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं सोडियम पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम और कॉपर, आयरन और जिंक। तो ये बनाते हैं, आंसर ए सोडियम और पोटेशियम। किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है जब? तो किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है तब इसकी कुल गति ऊर्जा बढ़ती है, इसका कुल समय बढ़ता है, इसका कुल समय घटता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है जब इसकी कुल गति ऊर्जा बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है तब इसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है। 95 है, निम्न से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है? 2 सिरों पर तनी हुई डोरी से तरंगों को गुजरना, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करना, 2 ऊर्ध्वाधर दीवारों के मान गेंद का बार बार परिवर्तन, नियत चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलता कर।
तो कौन सा एक सरल आवर्त गति का उदाहरण है? तो सरल आवर्त गति का उदाहरण है आंसर ए, दो सिरों पर तनी हुई डोरी से तरंगों का गुजरना। 96 है, वायु में ध्वनि का वेग होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग होता है शुष्क हवा में आर्द्र वायु से अधिक होता है, दाब में अनुक्रमणपाती होता है, ताप के अनुक्रमणपाती होता है, वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता। तो वायु के दाब पर ध्वनि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 है, यूरिया है। तो यूरिया क्या है? तो यूरिया क्या है? कार्बोनिक अम्ल का इमाइड है, कार्बोनिक अम्ल का डाइमाइड है। तो यही हो जाएगा आंसर बी, यूरिया है कार्बोनिक अम्ल का डाइमाइड। 98 है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पीवीसी, पीवीए, बैकेलाइट, परस्पेक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकेलाइट है, आंसर सी। मोहर लवण है। आप मोहर लवण का फार्मूला बता सकते हैं, 99 का सी, NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 6H2O, आंसर सी। आज का 100वां क्वेश्चन, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है। तो यह सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा, धारा की दिशा में विक्षेपित होगा, स्थिर रहेगा अर्थात विक्षेपित नहीं होगा, तो उससे कोई नहीं। तो विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है। तो यह सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। दोस्तों ये GK GS और करेंट अफेयर का 75 क्वेश्चन कैसा लगा? आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।